नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं मिस्टर प्रकाश और आप सभी मित्रों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की इकाई 5 उसकी पहली इकाई है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। आज ये चैप्टर आपके सामने शुरू कर रहा हूं और इकाई 5 है इसको पूरी कंप्लीट करूंगा। ठीक है, इकाई 5 कंप्लीट होने के बाद में इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रखे हैं पिछले एग्जामों में और जो आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों की मैं आपके सामने सीरीज लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। ठीक है, आपके सामने ये चीज़ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी विषय वस्तु मैंने आपके सामने बनाई है, तो इसका अध्ययन हम आगामी कुछ ही मिनटों में करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छी और आसानी से एकाग्र चित्ता के साथ इस चीज़ को पढ़िएगा, आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये आपके सामने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है। पहले हम जान लेते हैं शिक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है। जो शिक्षा शब्द है ये शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या फिर सिखाना। क्या होता है? सीखना या फिर सिखाना होता है। ठीक है, अब बात आती है कि शिक्षा क्या है, शिक्षण प्रक्रिया क्या है ना, अधिगम क्या होता है, प्रक्रिया क्या। हम कुछ ही शब्दों में इसको जानने की पूरी कोशिश करेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी के व्यवहार में बदलाव या फिर परिवर्तन लाता है, क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, क्रमबद्ध ऐसी व्यवस्था है जिसमें शिक्षक क्या करता है, जो बालक होता है उसके व्यवहार में कुछ बदलाव लाते हैं और स्थायी परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती? शिक्षण कहलाती है। तो आपके सामने है वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी के व्यवहार में बदलाव या परिवर्तन लाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। शिक्षक शिक्षार्थी सक्रिय रहते हुए अंत्यक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अंत्यक्रिया करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट सी क्या है? 2 चर होते हैं, मिनिमम 2 चर होने जरूरी है। कौन कौन से? एक तो शिक्षक होना जरूरी है और उनके सामने पढ़ने वाले बच्चे शिक्षार्थी होने जरूरी होते हैं। और वो भी कौन सी अवस्था में? सक्रिय अवस्था में। कौन सी? वो सक्रिय होने जरूरी है। निष्क्रिय होने पर क्या नहीं हो पाती है? अंत्यक्रिया नहीं हो पाती। और जब तक अंत्यक्रिया नहीं होगी, उनके अंत संबंध नहीं बन पाएंगे, तब तक क्या नहीं हो पाएगी? शिक्षण प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाएगी। और एक प्रकार की कैसी व्यवस्था है? सामाजिक व्यवस्था है, फिर सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या कह सकते हैं इनसे? सामाजिक प्रक्रिया कह सकते हैं। बिल्कुल आप शिक्षक शिक्षार्थी सक्रिय रहते हुए अंत्यक्रिया करते हैं। ये एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक प्रक्रिया है। कैसे? जिस प्रकार से हर एक बंदा समाज में एक दूसरे की हेल्प करता है और उससे हमारा विकास होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो शिक्षार्थी उनको फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। तो क्या होता है, एक दूसरे की जो अंत्यक्रिया होती है उसमें सहभागिता दर्ज करते हुए सक्रिय रहते हुए पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं टीचर्स। ठीक है, तो ये क्या हुई? एक प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया हुई। बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक का अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग करना सार्थक अधिगम को बढ़ाता है। ठीक है, जो शिक्षक का अधिगम होता है वो सहायक सामग्री का उपयोग करते हुए सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है। क्या देता है? सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है। ऐसे नहीं कि अलग अलग चीज़ें बताते रहे, नहीं, काम की बात बताई, नॉलेज की चीज़ बताई, कुछ ज्ञान देवे, ऐसा ज्ञान जो वास्तव में जीवन में काम आ सके। ठीक है, बच्चे को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, हर प्रकार का उनका उद्देश्य निश्चित होते हैं। ठीक है, तो ये एक सार्थक अधिगम को बढ़ाती है। ये प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक अपने कौशलों का सकारात्मक प्रयोग करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया होती है, जो भी शिक्षक ने अपने कौशल विकसित किए हैं उनका सकारात्मक प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? सकारात्मक प्रयोग करेंगे। मित्रों, एक एक लाइन है, आपके एग्जाम में इन्हीं लाइनों से क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो भी चीज़ पढ़ें उसे बिल्कुल एकाग्र चित्ता के साथ पढ़ें। आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत रुचि उत्पन्न हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिक। तो सकारात्मक प्रयोग करते हैं शिक्षक अपने कौशलों का बच्चों के अधिगम विस्तार में। ठीक है, अब बात आती है 2 चर कौन कौन से होते हैं। पहला होता है शिक्षक होना जरूरी होता है। क्या होता है? शिक्षक होना जरूरी है और उनके सामने सीखने वाले शिक्षार्थी यानी पढ़ने वाले बच्चे होने जरूरी हैं। और
पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले, ठीक है। तो गुरुजी और बालक होने जरूरी होते हैं। तो जो गुरुजी होते हैं वो क्या होते हैं, सुविधादाता होते हैं। ये किसने कहा था, एनसीएफ 2005 ने कहा था। और इसके जस्ट बाद का मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, एनसीएफ 2005, जिसमें हम इसकी पूरी रूपरेखा जानेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे, थोड़ी बहुत फैक्ट जानेंगे, इसमें कौन कौन से सिद्धांत लागू हुए थे वो भी जानेंगे, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई वो भी जानेंगे, इसकी विशेषता क्या है, ठीक है, और ये कैसे कार्य करता है, हम पूरी चीज़ जानेंगे इसके एनसीएफ की भी अगली कक्षा के अंदर। तो एक तो शिक्षक होना जरूरी है, शिक्षार्थी होना जरूरी है, और सुविधादाता कौन होते हैं, शिक्षक होते हैं। कौन होते हैं, शिक्षक होते हैं। सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर कौन कहता है, एनसीएफ कहता है कि शिक्षक एक सुविधादाता होता है। अब देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, 3 नाम है ये, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ठीक है। तो शिक्षण क्या होता है, शिक्षक व शिक्षार्थी का मध्य की अंत्यक्रिया होती है और एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या होता है, अधिगम होता है व्यवहारगत स्थायी परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है, ठीक है। क्या है, अधिगम है। तो ये 2 चीज़ें हम यहाँ पर इसको देख लिया हमने, कन्फर्म। कार्य, कोई भी हम कार्य करते हैं तो जब कार्य को हम करेंगे तभी तो हमारे सामने समस्या प्रस्तुत होगी, समस्या आएगी। अब हम किसी कार्य को कर ही नहीं रहे हैं तो हमारे सामने समस्या नहीं आएगी। तो मतलब क्या है, हम किसी कार्य को शुरुआत करेंगे तभी हमारे सामने समस्याएं प्रस्तुत होगी। और उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, विचारते हैं किसी की चीज़ को, या फिर उस चीज़ को समझते हैं। जब आपके सामने समस्या आए तभी आपका जो दिमाग है वो कुछ कार्य करना शुरू करेगा। आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, अलग अलग प्रकार के विचार आपके दिमाग में आएंगे, फिर आप उन चीज़ों को समझोगे। तो ये क्या हुई, एक चिंतन प्रक्रिया हुई। क्या हुई, चिंतन प्रक्रिया हुई। मतलब कार्य जब करेंगे तब समस्या आएगी, तो समस्या आएगी तो हमारी चिंतन प्रक्रिया शुरू होगी। और चिंतन प्रक्रिया के दौरान जब हम पूरा कार्य कर लेंगे तो ये क्या हुई, हमारे समाधान की प्राप्ति होती है। क्या होती है, समाधान की प्राप्ति होती है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हेम्फ्रे नामक जो एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने चिंतन के बारे में कुछ कहा है, तो हम उनको भी समझ लेते हैं। देखो, पहले तो शिक्षण एक कला है, इस बात को भी मान कर चलना। शिक्षण क्या है, एक विशेष प्रकार की कला है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ी आगे बात करेंगे। हेम्फ्रे ने कहा है, चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है। क्यों होता है, कारण भी बताया उन्होंने। कहा चिंतन का जो जन्म होता है वो समस्या के समय होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि समस्या के समय प्राणी को लक्ष्य नजर नहीं आता है। क्या नहीं होता है, समस्या के समय प्राणी को लक्ष्य का रास्ता नजर नहीं आता है, इसलिए समस्या के समय ही चिंतन का जन्म होता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है साथियों इन्होंने। तो अब देखें, शिक्षण कार्य भी एक प्रकार की समस्या है। क्या है, शिक्षण कार्य भी एक विशेष प्रकार की समस्या है। सभी को लगता है मास्टर जी बन गए हो, बहुत अच्छा काम है, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं, शिक्षण एक विशेष प्रकार की समस्या है जिसके समाधान के लिए जो शिक्षक होते हैं वो रात दिन मेहनत करते रहते हैं, और मेहनत करनी जरूरी होती है। क्योंकि अच्छा शिक्षक वही होता है जो बच्चों को मोटिवेट कर सके, और बच्चों को मोटिवेशन आप तभी दे पाएंगे जब आप स्वयं पूर्ण रूप से शिक्षण कार्य के लिए तैयार रहेंगे तब, ठीक है। तो शिक्षण कार्य भी एक प्रकार की समस्या है। शिक्षक को ये सोचना पड़ता है क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। पर पढ़ाने से पहले जो हम अपनी योजना बनाते हैं वो हुआ क्या पढ़ाना है। आज मैं कक्षा में जाऊंगा तो बच्चों के सामने क्या पढ़ाऊंगा, बच्चों को क्यों पढ़ाऊंगा, क्यों पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को जो एनसीएफ कहता है एक अनुशासित और एक स्वस्थ और एक सामाजिक प्राणी के रूप में हम एक राष्ट्रीयता लिए हुए नागरिक का निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए हम पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाने का मतलब क्या है, हम कौन से सूत्र यूज लेंगे, कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, तब हम अपने उद्देश्यों को पा सकेंगे, ठीक है। तो हमें कैसे पढ़ाना है ये भी इस पर डिपेंड करता है, किसको पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। मतलब प्राथमिक लेवल पर पढ़ाना है या फिर हाई लेवल पर पढ़ाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग की विषय वस्तु हम तय करेंगे, ठीक है। हर प्रकार का एक डोमेन जो होता है उनको लेकर चलेंगे, ठीक है। अब ये तो नहीं कि हम प्राथमिक कक्षा में जा रहे हैं और वहाँ पर व्याख्यान देना शुरू कर दिया, नहीं, हम वहाँ पर विशेष प्रकार की जो विधि होती है उसका यूज करेंगे और बच्चों के सामने
मातृभाषा में उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की समस्या है जिसका समाधान हम चिंतन के माध्यम से करते हैं। ठीक है, एन मुखर्जी ने कहा है, शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है, यह तो कला और विज्ञान है। एन मुखर्जी ने कहा है, शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में जो चाय का प्याला होता है, ठीक है, उसके समान नहीं है। चाय तो हर कोई पी सकता है, ठीक है, प्याला तो हर कोई ले सकता है, पर ये जो शिक्षण कार्य है वो हर कोई नहीं करवा सकता। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये क्या है, कला और विज्ञान है, क्योंकि पढ़ाने के भी अपने तरीके होते हैं, विषय वस्तु को किसी के सामने प्रस्तुत करने के भी अपने तरीके होते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की भी एक क्षमता होती है, अभिव्यक्ति होती है कि मैं किन शब्दों का प्रयोग करते हुए बच्चों को आसान, सरल और सुगम तरीके से समझा सकूं। तो ये क्या हुई, एन मुखर्जी की परिभाषा हुई, या फिर शिक्षण कार्य से संबंधित उनके कुछ विचार हुए कि ये तो कला और विज्ञान है, क्या, शिक्षण कार्य। ठीक है, शिक्षण एक प्रक्रिया है, बिल्कुल एक प्रोसेस है। शिक्षण कार्य हेतु कम से कम 2 व्यक्ति होने जरूरी होते हैं, मतलब 2 व्यक्ति होते हैं तथा उनके बीच विषय वस्तु का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, विषय वस्तु का आदान प्रदान होता है। अब 2 व्यक्ति होते हैं, उनके बीच विषय वस्तु का आदान प्रदान होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी ने कहा शिक्षण जो कार्य है वो मतलब शिक्षण प्रक्रिया है द्विमुखी है, और किसी ने कहा त्रिमुखी है, त्रिध्रुवीय है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, हमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो चीज़ें बताई है, जॉन डीवी ने बताई है, बीएस ब्लूम ने बताई है, और भारतीय दर्शन भी कुछ कहता है, भारतीय दृष्टिकोण भी इससे संबंधित कुछ कहते हैं। इस चीज़ के बारे में हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे पूरी जानकारी। और अब हम देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। मॉरिसन ने कहा है, ये शिक्षण नहीं है साथियों, शिक्षण, ठीक है, इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। शिक्षण है, ये क्या है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जहां एक अधिक परिपक्व व्यक्ति अंत्य संबंधों के द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को सिखाता है। क्या कहा है, शिक्षण वह प्रक्रिया जहां पर एक अधिक परिपक्व व्यक्ति का मतलब है जो शिक्षक होते हैं वो अंत्य संबंधों के द्वारा, उनके बीच में कुछ न कुछ अंतःक्रिया होती रहेगी, वो विषय वस्तु का आदान प्रदान करते हुए क्या करेंगे, कम परिपक्व व्यक्ति यानी शिक्षार्थी को सिखाते जाएंगे, उसमें अधिगम का और ज़्यादा विस्तार करते जाएंगे। ठीक है, ठीक ऐसे ही परिभाषा जैक्सन ने दी है। जैक्सन साहब का कहना है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जहाँ एक परिपक्व व्यक्ति शिक्षक एक अपरिपक्व व्यक्ति शिक्षार्थी को अंत्यक्रिया द्वारा शिक्षा प्रदान करते हैं। देखो, मॉरिसन साहब ने यही बात कही और जैक्सन साहब ने यही बात कही, बट इसमें थोड़ा सा फर्क है जो आपको बिल्कुल समझना है। एक बार ये देखना कि जो मॉरिसन है उन्होंने क्या कहा है कि एक अधिक परिपक्व व्यक्ति एक कम परिपक्व व्यक्ति को सिखाता है। मतलब यहाँ पर तो परिपक्वता है व्यक्ति पर कम है, जो सीखने वाला है वो कम है। और यहाँ पर देखना आप थोड़ी सी बात, परिपक्व व्यक्ति मतलब जैक्सन साहब की जो परिभाषा है वो प्राथमिक लेवल के लिए बेस्ट है। कौन से लेवल, प्राथमिक लेवल के बेस्ट है, मतलब बच्चा अपरिपक्व व्यक्ति माना है। जैक्सन मॉरिसन ने कहा है जो बच्चा होता है वो एक अपरिपक्व व्यक्ति होता है, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है, इसलिए उन्होंने क्या कहा, अपरिपक्व व्यक्ति बच्चे को बताया है। ठीक है, तो यह परिभाषा प्राथमिक लेवल के लिए, और जो मॉरिसन की ये हाई लेवल के लिए, उच्च स्तर के लिए हम इसे मान सकते हैं। ठीक है, तो साथियों रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी, हम अगर प्यारे बचपन को जान रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें, अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करें, और आपके सामने ऐसी ही विषय वस्तु में लेकर आता रहूँगा। और देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने अब आई है, शिक्षण प्रक्रिया है, ये भी क्या होता है, इसका भी निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है, और उद्देश्य इसके निर्धारित होते हैं। बच्चे भी अपने उद्देश्य के साथ बैठे रहते हैं, और जो गुरुजी होते हैं वो भी उद्देश्य के साथ इसमें बैठे रहते हैं। ठीक है, तो शिक्षण प्रक्रिया निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है, और निश्चित उद्देश्य होते हैं। हर विषय वस्तु को हम जब बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो हमारा कोई ना कोई बिल्कुल उद्देश्य होता है, एक निश्चित क्लास होती है और निश्चित समय होता है कि 30 मिनट के भीतर आपको 30 मिनट दिए जाते हैं, इसके भीतर आपको ज्वार भाटा बच्चों को समझाना है। वो किस प्रकार से समझाएंगे, कितना समझाएंगे, कितनी व्याख्या देंगे, कितने प्रोजेक्ट मतलब बच्चों के सामने मॉडल आप प्रस्तुत करेंगे, चित्र बनाओगे, या फिर और कोई जो उदाहरण है उसको एग्जाम्पल के रूप में लेते हुए समझाओगे, ये एक टीचर पर ही डिपेंड करता है शिक्षण प्रक्रिया में। ठीक है,
अब इसका दृष्टिकोण क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर इसकी बात की जाए तो मुख्य शिक्षण प्रक्रिया में बात आती है संप्रेषण का सिद्धांत। क्या होता है? संप्रेषण का सिद्धांत। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं, मैं नहीं बोलूँ तो आप इससे संबंधित क्या समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जब एक शिक्षक शिक्षार्थी को कक्षा के भीतर पढ़ाते हैं तो उनके बीच में जो अंतःक्रिया होती है, वार्तालाप होती है, जो उनके बीच में विचार विनिमय होते हैं, ठीक है, बातों का या फिर जो अपने भावों का आदान प्रदान होता है, वो संप्रेषण के दौरान होता है। तो संप्रेषण का जो सिद्धांत होता है वो महत्वपूर्ण है। किसमें? शिक्षण प्रक्रिया में संप्रेषण होना बेहद जरूरी होती है। सक्रियता क्या होती है? सक्रियता मतलब बच्चे सक्रिय रहकर उसमें भाग लेंगे, शिक्षक सक्रिय रहेंगे और उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब सक्रियता का रूल भी फॉलो होता है। सहयोगिता मतलब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ठीक है ना। जब गुरुजी ने कोई चीज़ बता दी है तो उसी से संबंधित जो भी अगर कोई चीज़ हल करनी होती है तो बच्चे उनको हल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? सहयोगिता का भी नियम लागू होता है, सक्रियता होती है। संप्रेषण का जो सिद्धांत है वो मुख्य बात होती है, ठीक है। तो साथियों, रिक्वेस्ट टू यू, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने एक भाई और एक बहन के साथ इसे साझा जरूर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और वो भी अपनी लाइफ में और कुछ बेटर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया। धन्यवाद मित्रों।